कि ये जो CHA है इनको हल्के में ना ले, इनको अंडरएस्टिमेट ना करे सरकार, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और आप ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दे, सरकार कह दे कि आप बनाइए, नौकरियां निकालिए, तो जो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मारने की। नमस्कार, मिराकी वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है युवाओं के आदर्श बहरोड के विधायक बलजीत यादव जी। आज उनसे हम मुलाकात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से युवाओं की आवाज़ उठाते हुए आपने जिस तरह से 25 मार्च को सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाई थी, उन वादों को लेकर आज तक अभी तक सरकार उनको पूरा नहीं कर पाई है, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार से मैं तो जब से विधानसभा में आया हूँ तभी से युवाओं की, किसानों की, मज़दूरों की और हर उस वर्ग की जो पीड़ित है उसकी जो भी मांग है वो मैं रखता आया हूँ विधानसभा में। राजस्थान का जो युवा है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। राजस्थान के युवा को लगभग 23 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर से किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। राजस्थान में भी अगर नौकरी निकलती है तो या तो एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम होती है तो उसका पर्चा आउट हो जाता है, कोई एग्ज़ाम होगी, पर्चा आउट नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आ गया तो भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। यानी कि ये हाल है कि राजस्थान का बेरोजगार युवा फॉर्म भर भर के, कोचिंग कर कर के और बर्बाद हो रहा है उसका परिवार, पर उसको ये विश्वास नहीं है कि वो पढ़ाई करे, तैयारी करे कोई भी तो उसको नौकरी मिल जाएगी। ये उसको, मैं समझता हूँ किसी भी युवा को भरोसा नहीं है। मैंने सरकार से मांग की थी कि भाई या तो केंद्र सरकार से आप मांग करें कि जिन 23 राज्यों में अलग अलग तरह के कानून बना के दूसरे स्टेट के युवाओं को नौकरी पाने से रोक दिया गया है, वो सारे कानून ख़त्म हो। जहाँ पर राजस्थान के युवाओं की सिलेक्शन रेट 0 है, वहाँ भी राजस्थान के युवा को नौकरी मिले। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो राजस्थान सरकार ये कानून बनाए कि यहाँ राजस्थान के स्थानीय जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार सरकारी में 100% नौकरियों में और प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनमें 75% का आरक्षण मिले। ये सरकार से मैंने मांग रखी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाँ, हम ये कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ और सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान के युवाओं में जो गुस्सा पनप रहा है उसको पहचाने हो। सर, सरकार तो बहुत इस तरह वादे करती है, जिस तरह से वादा खिलाफी कर रही है कि और 1 लाख युवाओं को बोल रहे हैं कि ये लोग नौकरी दे चुके हैं, आने वाले समय में ये देंगे। तो क्या लगता है कि ये वादे ही रह गए या कागजों में भी कुछ अधूरे वो चल रहा है? देखिए, थोड़ी बहुत कुछ नौकरियां मिली, थोड़ी बहुत मिली, पर इतनी नहीं मिली जितना कि बोला जा रहा है। नौकरियां दी, जो दी है उसके लिए हम मना नहीं करेंगे। और राजस्थान ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार, वो सिर्फ चुनाव के लिए, वोट के लिए युवाओं को सिर्फ लोक लुभावन वादे कर कर के गुमराह कर लेती है या उसके वोट को ठग लेती है। बाकी सही मायने में मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की कोई भी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है। उसको पूरा नहीं किया है। मैं आशा रखता हूँ मुख्यमंत्री अपने वचन को निभाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको बहुत भारी राजस्थान में नुकसान होगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ ही मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह से ओबीसी का जो आरक्षण का मामला चल रहा है उसे लेकर भी युवाओं में बहुत आक्रोश है, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा हैरानी की बात है
और बहुत गुस्सा आता है मेरे को भी सरकार के ऊपर, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उनके ऊपर, कि कैसे कैसे नियम बनाते हैं कि हम आपके बाप को तो नौकरी दे देंगे रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन जवान को, उसके बच्चे को नौकरी नहीं देंगे। मतलब पिता रिटायर होके आ रहा है, वो बुजुर्ग हो गया है, उसको तो हम जॉब दे देंगे, लेकिन जवान जिसके सपने हैं, जिसको अपने सपनों को पूरा करना है, उसको नौकरी नहीं देंगे। तो इससे ज़्यादा प्रताड़ना क्या होगी युवाओं के साथ, जो ओबीसी के ही नहीं, ये जो दूसरे जैसे जनरल जो क्लास हैं, उनमें भी जो गरीब लोग हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो सभी के साथ हो रहा है। तो मेरी तो सरकार से मांग है, मैंने पहले भी मांग की थी कि भाई आप इस तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते कि भर्ती निकली और उसमें ओबीसी के एक भी लड़के को बहुत सी भर्तियों में नौकरी नहीं मिल रही है, एक भी को। और मैं तो मांग करता हूं कि जो भी, जितने भी चाहे सरकार में बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं आज, उनको कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, वरना चुनाव में आपको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसके साथ ही जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर आपने विधानसभा में भी किया है, आपके क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, उसमें भी जिस तरह से इनाम दिया जाता है आपके क्षेत्र में, तो क्या लगता है कि अगर पूरे राजस्थान में इस तरह से सभी विधायक इस तरह से करें, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, बहुत हद तक लगाई जा सकती है। अगर सभी लोग चारों तरफ करेंगे तो एक जनता का आत्मविश्वास मजबूत होता है। जनता को ये लगता है कि हमारा विधायक हमारे साथ खड़ा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचारियों में एक डर होता है, वरना तो क्या होता है कि विधायक तो उनका बचाव करता है, कि अधिकारी विधायक कहता है कि भाई मैं लाया हूँ, तो वो उनके संरक्षक की भूमिका निभाता है और अपना उल्लू सीधा करता है। कहीं न कहीं उस भ्रष्टाचार में वो खुद भागीदार होता है, हिस्सेदार होता है, इसलिए उसको बचाता है। अगर प्रत्येक विधायक इस तरह से ये कहे कि भाई 100 रुपये भी हमने जैसे कर रखा है कि आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप हमें बताओ, उसको पकड़वाओ, उस व्यक्ति को हमारी मदद करो, आपका काम हम कराएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे और 51,000 रुपये के इनाम से आपको पुरस्कृत करेंगे। तो जो व्यक्ति ये सोचते यार 100 रुपये की रिश्वत के लिए मैं कहाँ धक्के खाता फिरूंगा एसीबी के, कम से कम उसको लगता है कि समाज में मुझे सम्मानित किया जाएगा, और वो भी 51,000 रुपये की राशि से किया जाएगा। तो जो गरीब लोग हैं, मजदूर है, उससे 100 रुपये मांगते थे, कोई लाइनमैन मांग रहा है, कोई छोटे छोटे ऑफिस में मांग रहे हैं 100-200, पटवारी कोई भी, तो आज उसको लगने लगा कि 100 रुपये की बात नहीं है। और वो देखता था मुझे 100 रुपये तो दिए, मुझे चक्कर खाने पड़ेंगे सीबी के, मेरे 1,000-2,000 खर्च हो जाएंगे, तो इससे बढ़िया कहाँ जाना है, दे दो 100 रुपये, पिंड छुड़ाओ। अब उसको कम से कम ऐसा नहीं लगता कि हाँ मुझे 51,000 रुपये का इनाम मिलेगा, 5 दिन में मजदूरी से छुट्टी भी कर लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सर, जिस तरह से सीएचए को आपने समर्थन दिया, लगातार आपके साथ में थे, तो क्या लगता है सरकार कहाँ तक अभी पहुंची है? लगातार वार्ताएं भी हुई लेकिन अभी सक्षम नहीं है, कोई फैसला नहीं आ पाया। देखिए, बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है कि वो बच्चे इतने लंबे समय तक गर्मी में, भयंकर गर्मी में, फिर बरसात में जयपुर के शहीद स्मारक पे यहाँ बैठे रहे, लेकिन उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। मैंने भी सरकार से बात की, मैं उनके धरने में भी गया, लेकिन चूंकि मैं पूरी सरकार तो हूँ नहीं, मैं तो एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय एमएलए हूँ, किसी पार्टी का भी नहीं हूँ। मैंने खूब कोशिश की और मैंने विधानसभा में भी कहा था कोई हक नहीं है किसी भी सरकार को किसी के सपनों का खून करने का। क्या आप किसी को सपने दिखाते हो और फिर उसके सपनों का खून करते हो? मैंने कहा कि इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति कोई होती है तो वो ये होती है जहाँ उसके सपनों का खून हो जाता हो।
तो आप संविदा पे या तो आपको रखना ही नहीं चाहिए, आपको टेम्परेरी रखना ही नहीं चाहिए। आप रखें तो उसको गवर्नमेंट परमानेंट जॉब दें, या आप रखें तो उसको कह दें भाई चलो हम 5 साल आपको टेम्परेरी रखेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट कर देंगे। तो उसको कम से कम ये तो रहे कि मेरा 5 साल बाद भविष्य वो ठीक हो जाएगा, तो वो मामूली सी तनख्वाह में भी काम कर लेगा। आप उसको रख लेते हो, वो सपने दिखा देते हो, वो बेचारा रिश्तेदारी में सब जगह बोलता मुझे जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। एक छोटा सा उसका बच्चा भी होता है तो सब जगह बोलेगा मेरे पापा को नौकरी लग गई है, मेरी मम्मी की नौकरी लग गई है, अपने स्कूल में बता देगा। आपने प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया, आप अपने बच्चे को अच्छी ड्रेस दिला करके उसको स्कूल भेज दिया कि बेटा मेरी नौकरी लग गई है, अब आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनाएंगे, और फिर एक दिन पता लगता है कि अभी आपको निकाल दिया। तो क्या वो अपने बच्चे को स्कूल से वापस लेके आए? तो उस बच्चे के मन पे भी क्या गुजरेगी? तो एक उस कर्मचारी के सपने को नहीं तोड़ रहे, उसके सपनों का ही खून नहीं करे। वो बच्चा है छोटा, चाहे 1 है 2 है, उन बच्चों के सपनों का भी खून कर रहे हो आप। ये आपको कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने मांग की थी कि भाई कोई भी रास्ता निकालो, और अगर आप अभी नहीं करो तो कम से कम इनको यार कंटिन्यू तो कर दो। अभी कुछ समय के लिए कर दो, धीरे धीरे आप संविदा पे ले रहे हो तो इनमें से लेते जाइएगा, इनको बोनस अंक दे करके ये चले जाएंगे। वो भी कोई इतनी एडमेंसी नहीं थी कि साहब हमें तो आज ही कोई संविदा पे लो या आज ही परमानेंट करो, लेकिन ये जो जैसे काम कर रहे थे इनको करने दो। लेकिन दुर्भाग्य है ये कि जब गरीब को, बेचारे मजबूर पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई सहायता देने की बात आए तो सरकारों का खजाना खाली हो जाता है। चाहे पूंजीपति हजारों करोड़ रुपया लूट ले जाएं तब कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है उद्योगपतियों का, लेकिन गरीब को देने की जहाँ बारी आती है वहाँ सब के पास टोटा पड़ जाता है, सरकारों के पास। तो ये दुर्भाग्य रहा, और मैं तो अभी भी सरकार से मांग करता हूँ कि ये जो CHA है इनको हल्के में ना ले, इनको अंडरएस्टिमेट ना करे सरकार, वरना इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और विधानसभा सत्र जब भी चलेगा, बलजीत यादव जी जान से उनकी मांग को पूरी मजबूती के साथ उठाएगा, और सिर्फ मांग को नहीं उठाएगा, मैं कहना चाहता हूँ अगर इनके साथ न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं हुआ इनको साथ, तो चाहे मुझे और युवाओं को भी जोड़ना पड़े और जोड़ के इनकी लड़ाई लड़नी पड़े, इनके हक की लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी जाएगी। सर एक सवाल कि जब 144 लगा के इनको यहाँ से धरना हटाया गया, लाठीचार्ज भी इनके ऊपर हुआ है, उसको सरकार ये बता रही है कि धरना अपने आप इन्होंने ख़त्म किया मर्जी से, लेकिन उसके बाद अब अगर कांग्रेस एक दिन का प्रोग्राम वहाँ पे करती है, सत्याग्रह जैसा प्रोग्राम होता है, तो तब 144 कहाँ जाती है? नहीं, देखो ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है, और कोई अपने आप नहीं हटाया है। पुलिस ने जोर ज़बरदस्ती उनका धरना उठाया है, उनको उठा के ले जाकर थानों में बंद किया, कुछ लोग बंद भी रहे, 36 लोगों पे मुकदमे दर्ज है, और मुकदमे दर्ज करे हैं लोगों के ऊपर। तो ये तो बहुत गलत बात है। कोई बोलेगा अपने आप चल, मैंने बोला ना, ये वही बात है कि जैसे बिल्ली को देख के कोई कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली भी शायद मुझे नहीं देख रही, तो भूल होती है, बिल्ली उसको खा जाती है। इसलिए अगर कोई ये समझे जोर ज़बरदस्ती रात में इनको भगा दो लाठी के जोर से, और वो ये समझे कि अब सब भूल जाएंगे, ऐसा कोई नहीं भूलता है। वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि इनको अंडरएस्टिमेट ना करें आप। ये चुनाव में आप जाओगे तब आपको पता लगेगा, अभी आप भगा सकते हो, चुनाव भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और दूर हो तो भी मैंने कहा ना, जिसके सपनों का खून आप करते हो वो जीवन भर नहीं भूलता है। और लोग ये समझते हैं कि भाई कुछ समय बाद सब भूल जाएंगे, और जब चुनाव आएगा तो सब अपनी अपनी पार्टी में बट जाएंगे, अपनी अपनी जातियों में बट जाएंगे, अपने अपने कैंडिडेट में बट जाएंगे। ये लोगों को कुछ ऐसा होता भी है, इस कारण से ये परसेप्शन बन गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने पहली बार इनको लड़ते हुए देखा, इतनी मजबूती से इतने लंबे समय तक ये लड़े, इससे मुझे लगता है कि ये भूलने वाले हैं नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की बात करेंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के युवाओं के साथ यहाँ की सरकार न्याय कर रही है। सर, इसी के साथ ही जिस तरह से आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि जो निजी कंपनियां हैं वो रोजगार दे, उस पर भी अभी कहीं ना कहीं काम नहीं हो पाया है, उसे देखकर उसे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब काम होता है जब आपकी इच्छा शक्ति हो और आपके मन में भी एक आग हो कुछ करने की, आपको खुद से अंदर से पीड़ा हो उन युवाओं की पीड़ा को जान करके, तो आप काम करेंगे। आप ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दें, सरकार कह दे कि आप बनाइए, नौकरियां निकालिए, तो जो ऑलरेडी कोई आईएएस बन के बैठा है वो पीड़ा नहीं जानता कि किसान मजदूर का बच्चा है, वो एक 4th क्लास की भर्ती के लिए भी संघर्ष कर रहा है, वो एक बाबू बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो बेचारा 3rd ग्रेड टीचर के लिए संघर्ष कर रहा है, वो एक कंपाउंडर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई एएनएम बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसको उस चीज़ का पता नहीं है, उसकी वो पीड़ा जानता नहीं है। और वो लोग एक फाइल चल रही है, हम कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि गरीब आदमी एक एक दिन, एक एक घंटा कैसे जी रहा है, वो इंतज़ार कितना उसको भारी पड़ रहा है, उसका अंदाज़ा उनको नहीं है। क्योंकि उनका जीवन है वो पूरी तरह से लग्जरी है, इसलिए उनको पीड़ा क्या होती है उसका एहसास ही नहीं है। पॉलिटिशियन है, वो जीत के आता है, उसकी लाइफ भी लग्जरी है। तो ऐसा मैं ये समझता हूँ कि ऐसा ये मान लिया गया है, ऐसा ये मतलब लगता है लोगों को कि भाई चुनाव आएगा तो ये सारे मुद्दे पीछे रह जाएंगे, फिर चुनाव जातिवाद के नाम पे हो जाएगा, चुनाव कैंडिडेट के नाम पे हो जाएगा, चुनाव पार्टी के नाम पे हो जाएगा और इन मुद्दों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। ऐसा एक परसेप्शन बन गया है और सभी लोग ये मानने लग गए। अगर ऐसा नहीं होता तो राज्यसभा चुनाव के वक्त मैंने ये मांग रखी थी कि भाई कोई भी पार्टी, भाजपा है, वो मोदी जी से लिखा दे कि अगर हमारी सरकार आई तो हम ये कानून बनाएंगे जिससे कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा राजस्थान की। और कांग्रेस सरकार चूंकि सरकार है तो वो सरकार अभी कह दे कि भाई हम ये बिल लेके आएंगे और हम ये कानून बनाएंगे जिससे कि सरकारी में 100% और प्राइवेट में 75% राजस्थान के युवाओं को आरक्षण मिलेगा। तो जो भी पार्टी पहले कहेगी मैं उस पार्टी को वोट देने को तैयार हूँ, जहाँ बुलाए वहाँ आने को तैयार हूँ। सभी पार्टियों के एमएलए 5 स्टार होटलों में कैद थे। चूँकि मैं गया नहीं उन होटलों में, तो मैंने मांग दोनों के पास रखी। दुर्भाग्य ये रहा कि किसी भी विधायक ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे आशा थी कि ज़्यादा भी नहीं तो 20-30 विधायक तो कोई खड़े होंगे कि भाई बिल्कुल बात तो जा ही जाए, वो रखेंगे, लेकिन रखी नहीं। पर हाँ, संतोष इस बात का है कि पहली बार राजस्थान के अंदर इस मुद्दे पे बहस छिड़ी। शायद पहली ही बार सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ये कहा मुझसे कि मैं आपको वचन देता हूं कि हम ये कानून बनाएंगे। तो विधायक से कांटेक्ट करेगा, उसका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, उसको ये डर नहीं रहेगा कि उसका काम रोक देगा भ्रष्टाचारी। उसको पता है कि विधायक ने कहा उसका काम वो खुद कराएगा। उसकी रिश्वत की राशि हम वापस दिलवाते हैं, ऊपर से उसको इनाम देते हैं। तो मेरे यहाँ अब तक मैं 24 लोगों पे कार्रवाई करा चुका हूँ, जिसमें 2 साल कोरोना में तो सब बंद ही रहा था। कितना सा समय मिला, इतने समय में अगर एक एमएलए 24 भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करवा सकता है, तो आप सोचो पूरे राजस्थान में सब जगह होती अगर कार्रवाई, तो निश्चित रूप से सुधार आता। मेरे पास कोई एसीबी थोड़ी ना है, मैं कोई मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं जो एसीबी मेरे अंडर आ रही है। कोई बहाना कर जाते हैं भाई एसीबी हमारे अंडर नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति है कि मैं भ्रष्टाचार
के खिलाफ जंग लड़ूं, उसके खिलाफ काम करूं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। भगवान भी आपको इस तरह की ताकत देगा कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। और हम बहुत हद तक हुए हैं। आज मुझे कोई गरीब आदमी भी कोई बताता है, कोई काम रोकता है, मैं बोलता हूँ, मैं जो भी लोग होते हैं कि साहब हम बोलते हैं कि हम एमएलए के पास जाएंगे और लगता है आप हमें 51,000 रुपये के इनाम देना के ही मानोगे, तो हमारा काम हो जाता है। तो मुझे भी इतना अच्छा लगता है सुन करके कि कोई भी कहीं भी रोका। मुझे एक पुलिस के अधिकारी ने कहा कि हमारे थाने का स्टाफ है वो इतना डरा हुआ है, वो कहता है कि सर अब क्या करें, कैसे कोई चाय पानी की भी किसी को कहें, चला के भी कोई कहता है साहब चाय पानी कर लो, मेरी बाइक छोड़ दो, तो मोबाइल जेब में रखा रहता है, तो डर लगता है कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, ये कहीं विधायक को तो नहीं बता देगा। क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में पुलिस वालों में भी खौफ हो चुका है कि हमारी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। देखिए, पुलिस के मेरे यहाँ पे 5 एसएचओ को मैं सस्पेंड करवा चुका हूँ, 5 को। डीवाईएसपी पे कार्रवाई करा चुका हूँ, एडिशनल एसपी पे कार्रवाई करा चुका हूँ, कितनी जैसे एसआई सस्पेंड करा चुका हूँ, जो अलग अलग किसी ने किस में रिश्वत मांगी, केस में मांगी, किसी चीज़ में की, कोई भूमाफिया से रिश्वत लेके गरीब को परेशान कर रहा है, कोई किसान बेचारा ट्रैक्टर लेके आ रहा है उसको ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है, खनन माफियाओं से मिला हुआ है, और किसान बेचारा घर में भरत करने के लिए मिट्टी का ट्रैक्टर ला रहा है, उसको पकड़ ले गए, फिर उसको पैसे मांगते हैं, पैसे लेके छोड़ते हैं। तो ऐसे मैंने कहा ना कि 2 दर्जन लोगों पे हम कार्रवाई कर चुके हैं, 2 दर्जन पे हम कितनों उनको जेल भेज चुके हैं। एसडीएम तक पे कार्रवाई हुई है, हमने एसडीएम से भी लाख रुपए वापस दिलाए, मतलब जिसने रिश्वत दी उसको लाख रुपए वापस दिलाए और उसके ऊपर कार्रवाई करवाई। तो आप मेरे यहाँ तो एसडीएम से बड़ा कोई नहीं है भाई, मैं एमएलए हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिकारी होता है एसडीएम, उस पर भी हमने कार्रवाई करवाई। तो छोटे से छोटा लाइनमैन पे भी हमने कार्रवाई करवाई है, पटवारी पे भी हमने कार्रवाई करवाई है। तो यानी पटवारी से लेकर एसडीएम तक, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के और एडिशनल एसपी तक हमने कार्रवाई करवाई है। तो मैं समझता हूँ कि जब एमएलए जिसके अंदर कुछ भी नहीं है वो इतना कार्रवाई करवा सकता है, तो सरकार अगर चाहे तो बहुत हद तक भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगा सकती है। मुझे मालूम है ये भ्रष्टाचारियों की ये प्रॉपर्टियां हैं, मैं विधानसभा में कई बार बोल चुका हूँ। अब वो मेरे पास इतने कोई संसाधन नहीं है कि मैं उसकी जो प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी है, कि उसको सब जब्त करवा लो, मेरे पास इतना कुछ है नहीं। लेकिन मैं बहुत सी बार बता चुका हूँ, हमारे यहाँ मिलावट होती थी बहुत ज़्यादा, दूध में होती थी, ये सरस का दूध है, सब मिलावटी आता था। मैंने विधानसभा में भी बोला, खूब लड़ाई लड़ी, हाईवे पे जगह जगह नकली दूध बनते थे, वो मैंने सब बंद करवाए। तो जो गुंडागर्दी होती थी मेरे वहाँ पे, आए दिन मर्डर होते थे, वो हमने बंद कराई। हमारी जो जेल है, जेल कहा कि साहब जेल फुल हो गई है, इसमें कैदी नहीं मारे, तो मैं उसको बोला कि इसको 3 गुना बड़ा बना रहे हैं, उसको बढ़ गई है। क्योंकि जो क्रिमिनल है समाज को उसकी ज़रूरत नहीं है, समाज को ज़रूरत है अच्छे सभ्य ईमानदार इंसान की। वो जो रहेंगे समाज में तो वातावरण अच्छा रहेगा। क्रिमिनल समाज में रहेगा तो समाज के वातावरण को दूषित करेगा, और शरीफ इज्जतदार लोग हैं उनको परेशान करेगा, इसलिए उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। मैं तो खुद नाइट में भी मैंने पुलिस के साथ भी गश्त की, मैं रात में भी गश्त करता हूँ। पुलिस के लोग कहीं शराब पी के और लोगों को फालतू रात को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, किसी को लूट तो नहीं रहे हैं, तो मेरी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी तो कुएं में भांग पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मारने के लिए। सर, जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं, लेकिन जो यूथ है उनको कहीं ना कहीं आपके पास उम्मीदें हैं। आप बहरोड के विधायक हैं, लेकिन पूरे राजस्थान के जो युवा हैं वो आप तक पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं आप तक उम्मीदें, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो उनका आभारी हूँ, ऐसा मुझ में कुछ नहीं है, ये ईश्वर की कृपा मानता हूँ और कि वो मुझ पे भरोसा करते हैं। और मैं हमेशा इस बात को लेके बहुत चिंतित भी रहता हूँ
ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जाने अनजाने कहीं उनका भरोसा टूट ना जाए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी सामर्थ्य दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। जो वो अपेक्षाएं मुझसे रखते हैं, मैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। मैं ईमानदारी से अपने धर्म को निभा पाऊं, अपने कर्तव्य का पालन कर पाऊं, और वो मैं कोशिश करता हूं। और शायद उनको भी ये लगा होगा, तभी लोग जुड़े होंगे, क्योंकि मैं पूरे स्टेट के इशू उठाता हूं। तो जब भी आप ईमानदारी से अगर कोई काम करते हैं, तो हमारे गांव में कहावत है कि भाई घी डाला हुआ अंधेरे में भी दिखाई देता है। अगर आप ईमानदारी से ऑनेस्टली आप किसी के लिए लड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ वो जो पब्लिक है या दूर बैठा लोग भी देखता है, वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति ईमानदारी से हमारे हक के लिए लड़ रहा है, और ये कोई दूसरा बात करता है कि ये बनावटी सिर्फ टोटल पूरे कर रहा है। वो उसको समझ आ जाता है। जैसा सरकार से कभी मेरी, आपने देखा होगा, चाहे सरकार पीछे संकट आया तब, चाहे अब आप एमएलए की सुनते होंगे, अपना दुखड़ा रो रहे होंगे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। मिल गया, फिर दूसरे दिन मिल गया तो राजी हो गए कि अब हम खुश हैं। लेकिन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि बलजीत यादव ने कभी अपने व्यक्तिगत हित की बात की। कभी नहीं सुना होगा कि मैंने ये कहा हो कि मेरा व्यक्तिगत ये काम नहीं हुआ। विधानसभा में कभी नहीं सुना होगा कि मैंने ये कहा हो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से परेशानी है सरकार से। 100% मैंने जो भी बात रखी होगी वो आम जनता की रखी होगी कि जनता को ये प्रॉब्लम है। सरकार से लड़ाई हुई होगी तो जनता के मुद्दे पे, मैं बाड़ाबंदी हुई होगी तो सब बाड़े में होंगे। मैं पहले भी मेरे क्षेत्र में खुला रहा, दोबारा भी रहा, तो सब पार्टियों के लोग बाड़े में थे, तब भी जनता के बीच में रहा और जनता की मांग उठाता रहा। अब मजबूरी मेरी ये है कि सरकार बनती है संख्या बल पे, गिरती है तो उसके लिए भी संख्या बल चाहिए, और मैं अकेला निर्दलीय हूँ। तो ना मैं सरकार बना सकता हूँ, ना मैं किसी की सरकार गिरा सकता हूँ। ये मेरी, ये मान लीजिए कि कमजोरी कहिए, जो भी कहिए, इतनी है। हाँ, मैं जनता की मांग नहीं मानने पे, जनता के हित में काम नहीं करने पे सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ। वो खड़ा करने का मैं प्रयास करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जनता मेरे लिए सर्वोपरि पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। यूथ का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए, और चूँकि मैं ज़्यादा उनके बीच में रहता हूँ तो उनकी समस्याओं को शायद दूसरों से ज़्यादा समझता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं जो मिडिल क्लास लोगों की, गरीब लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो भी उनके दुख दर्द हैं, उन सबको मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसा भोगा है, ऐसी परेशानियों को मैंने भी झेला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।